हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है दोस्तों, आज हम बिहार दरोगा का सेट नंबर 4 आप लोग साथ डिस्कस करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि सेट नंबर 4 आप लोग को बेहद पसंद आएगा। इससे पहले हम 3 सेट अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और देखिए, साथ साथ ही अभी आप लोग को पता है कि बिहार में 2 वैकेंसी अपडेट है। एक बिहार एसएससी है और एक बिहार दरोगा है। ठीक है ना। तो बिहार दरोगा में तो समझिए कि पूरा का पूरा आपका जीएस पेपर है, यानी 95 इसमें जीएस रहेगा। उसके बाद 5 आपका मैथ दे रखा है। ठीक है। लेकिन बिहार एसएससी में क्या आपका 75 जीएस पेपर हो गया, उसके बाद 75 आपका क्या हो गया, मैथ और रीजनिंग हो गया। तो देखा तो कहने का मतलब है जीएस पेपर दोनों में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है। तो जो बिहार एसएससी के भी तैयारी करो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो फ्रेंड्स अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट कहता है, पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने कब सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। ठीक है। किसके विरुद्ध में, तो पब्लिक सेफ्टी बिल के विरुद्ध में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 2 कहता है, प्रार्थना समाज की स्थापना किनके सहयोग से की गई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना जो किनके सहयोग से की गई थी। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आत्माराम पांडो, देवेंद्र नाथ ठाकुर, एम जी रनाडे दे रखा, यानी सभी के सहयोग से हुआ था। और इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1867 ईस्वी में थी। यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है, किस मुगल शासक के शासन काल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वो है औरंगजेब। याद रखिए औरंगजेब था। ठीक है। औरंगजेब का शासनकाल कब से कब रहा था, तो 1658 से 1707, यानी 1707 में उसकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है, लाल किला में स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनवाया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बहादुर शाह जफर के द्वारा बनाया गया, जिसका कार्यकाल 1837 से 1857 रहा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए रहा प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान, दूसरा पूछा जा रहा है ना, बताइए किसके कार्यकाल में हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। याद रखिए वारेन हेस्टिंग, जिसका वारेन हेस्टिंग। और द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो है ये कब से कब हुआ था, तो 1780 से 84 तक चला था। 1780 से 84 तक चला था। और ये द्वितीय मैंगलो मैसूर युद्ध जो है कौन सी संधि में समाप्त हुआ था, तो मैंगलोर की संधि। याद रखिएगा मैंगलोर की संधि। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी। इसका राइट आंसर आप क्या हो जाइए, ढाका में किया गया था। कहाँ किया गया था इसका स्थापना, ढाका में किया गया था। आगा खां और सलीम खां के द्वारा ढाका में किया गया था। और कब, 1906 में। ठीक है। चलिए और उस समय जो है, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 का था, किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहकर संबोधित किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, डिजरायली ने। याद रखिए डिजरायली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बी डी सावरकर ने क्या कहा था, 1857 के विद्रोह को बी डी सावरकर ने क्या कहा था, इसे कहा था यह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो पहला देखिए, पहला हम देखा अहोम, ये गोमधर कुंवर, ये सही इसका है। खांसी किससे संबंधित है, तीरथ सिंह से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद नील विद्रोह ये दिगंबर से संबंधित है। लेकिन ताना भगत जो है ये अली मुसलियार से संबंधित नहीं, बल्कि ताना भगत जो ये जतरा भगत से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं अली मुसलियार की बात करते हैं, तो ये मोपला विद्रोह जो कहाँ हुआ था, केरल में था, जिसका नेतृत्व जो है अली मुसलियार किए थे। ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पर 9 कहता है, हड़प्पा सभ्यता के मेहर के किस प्रकार के घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा वर्गाकार और आयताकार। याद रखिए वर्गाकार और आयताकार प्राप्त हुआ। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है कि वैदिक सिद्धांत के अनुसार
वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में कौन सा आपका गलत है, आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पर देखा तो पहला ही ऑप्शन जो दे रखा है यही आपका गलत है। ब्राह्मण की उत्पत्ति पुरुष के कानों से नहीं बल्कि मुख से हुआ। याद रखिए, मुख से हुआ। क्षत्रिय की उत्पत्ति पुरुष के भुजाओं से, अवैश्य की उत्पत्ति पुरुष के जांघों से, और क्षुद्र की जो उत्पत्ति हुआ पुरुष के पैरों से। तो याद रखिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने हेतु किसे नियुक्त किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, धम्म महापात्र का। याद रहे, धम्म महापात्र की नियुक्ति किया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा सेगोल भारत के किस प्राचीन साम्राज्य से जुड़ा है। किस प्राचीन के साम्राज्य से जुड़ा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये चोल साम्राज्य। याद रखिएगा, यह चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, और जो फ्रेंड्स अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है कि ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी यानी हैदराबाद का। याद रखिए, हैदराबाद का विलय किया गया था ऑपरेशन पोलो के द्वारा। ठीक है, ऑपरेशन पोलो जो है 1948 में हैदराबाद को भारत में मिलाने के उद्देश्य से चलाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 कहता है स्वाली का युद्ध अंग्रेजों एवं किसके मध्य हुआ था। स्वाली का जो युद्ध हुआ था ये किनके और किनके बीच हुआ था। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, अंग्रेजों और पुर्तगाली के बीच हुआ था। कब हुआ था, तो 1612 ईस्वी में यह युद्ध अंग्रेज और पुर्तगालियों के मध्य हुआ था, और यह एक नौ सैनिक युद्ध है। कैसा युद्ध था, नौ सैनिक युद्ध था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रभाव के रूप में निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी हंटर आयोग का गठन किया। याद रखिए, हंटर आयोग का गठन किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के पास हुआ था। याद रखिएगा, इस जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। ये रहा अगला प्रश्न, बताइए यहाँ पर कहता है कि कौन सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कौन सुमेलित नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन दे रखा है गोदावरी की सहायक नदी मूसी नहीं, बल्कि मूसी जो है कृष्णा की सहायक नदी। किसका है, कृष्णा की सहायक नदी है। बाकी महानदी का मान, ठीक है, कृष्णा का मालप्रभा, कावेरी का हेमावंती। गोदावरी की अगर बात करते तो पेनगंगा, इंद्रावती, पूर्णा और वर्धा, ये सब क्या है, गोदावरी का सहायक नदी है। गोदावरी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, और कावेरी को बुलाते दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है निम्न में कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ऋतु परिवर्तन जो है ये पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है। तो ये परिक्रमण का कारण होता है, रिवोल्यूशन के कारण। ठीक है, रिवोल्यूशन के कारण होता नहीं, परिक्रमण के कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 कहता है खमसीन निम्नलिखित में से किस देश के स्थानीय पवन है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये मिस्र के पवन है। ठीक है, कहाँ का है, मिस्र का। अगर अर्जेंटीना का पवन का नाम पूछे तो जोंडा। जोंडा कहाँ का पवन का नाम है, स्थानीय पवन का नाम है, तो जोंडा का। याद रखिएगा, चिनूक एक होता है, चिनूक बहुत फेमस है। चिनूक कहाँ का, तो अमेरिका का। याद रखिएगा, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है कि विश्व वन क्षेत्र में से किस एक का फैलाव की प्रतिशत सर्वाधिक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, शीतोष्ण शंकुधारी का फैलाव जो है सबसे ज्यादा, और ये वन जनरली कहाँ पाया जाता है, उच्च अक्षांशों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है कश्मीर घाटी की 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, बृहत हिमालय और पीर पंजाल जो है ये 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। तो 20 का राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में आपको पर्वतीय दर्रा का सही पश्चिम से पूर्व की, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में आपको पहचानने हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा दर्रा किस राज्य में, ये हमको पहले पता होना चाहिए। अगर हम शिव किला की अगर बात करते हैं तो शिव किला हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में। चलिए उसके बाद हम नाथुला दर्रा की बात करते हैं, सिक्किम में। ये कहाँ है, सिक्किम में है। बोमडीला की अगर बात करते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश में, समझिए कि ये पूर्व की तरफ था, लास्ट में है। ठीक है, तो उसके बाद लिपू लेक दर्रा कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड में। तो आपको आइडिया मिल गया होगा, मतलब ये 3 लास्ट में होगा।
तो किस ऑप्शन में 3 लास्ट में है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश क्या पूरा का पूरा पूरब में है, ठीक है ना। तो पश्चिम से पूर्व आपको बताना है। तो देखा जाए यहाँ पर, तो पहले कौन होगा, तो हिमाचल प्रदेश, यानी 1 पहले होगा, स्टार्टिंग 1 से होगा और लास्ट में 3 होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 से स्टार्ट होने वाला 2 ही ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 21 का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। पहले 1 आएगा शिव किलादरा जो हिमाचल प्रदेश में है, उसके बाद 4 आएगा लिपू लेक जो उत्तराखंड में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के नीचे जस्ट क्या उत्तराखंड है, उसके बाद सिक्किम आएगा और लास्ट में आएगा आपका बोमडीला जो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ये सब आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके पृथक करता है, किसको अलग करता है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर का पहला हो जाएगा अंडमान को निकोबार से क्या करता है, अलग करता है, ठीक है। याद रखिए अंडमान को निकोबार से क्या करता है, अलग करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है निम्नलिखित में कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करते हैं, ऋतु परिवास क्या करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा भूटिका। याद रखिए भूटिका ये जनजाति जनरली जो सिक्किम में है, कहाँ है, सिक्किम में, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है कि आम्र वर्षा यानी मैंगो सावर संबंधित है, तो किससे संबंधित है। तो ये आम से संबंधित, याद रखिए ये आम के फसल से ये संबंधित है, ठीक है। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है भूमि की उर्वरकता यानी फर्टिलाइजर उसको बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा फसल उगाई जाती है। तो दलहन फसल, याद रखिए दलहन फसल को उगाया जाता है। तो गेहूं चावल गन्ना, यानी यहाँ पर उड़द हो जाए। उड़द का एक दलहन पौधा है जो क्या करता है, भूमि की उर्वरकता यानी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए इस फसल को उगाया जाता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है निम्नलिखित में कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है। आपको बताना निम्नलिखित में कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी अंतिम वस्तु की बिक्री इसका राइट आंसर हो। याद है अंतिम वस्तु की बिक्री जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, यह नियम संबंधित है, तो किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जेबी से का बाजार के नियम से क्या है, संबंधित है। तो राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है खुसरो समिति का संबंध किससे है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाए, यानी कृषि साख से। याद है कृषि साख से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक में साख नियंत्रण के तरीकों में कौन शामिल है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखा जाए तो बैंक नीति दर भी शामिल है, नैतिक प्रभाव की नीति भी शामिल है, खुले बाजार की क्रिया भी शामिल है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित लकरवाला समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रकाशित की थी। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 1993 में। याद है 1993 में रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है कि अधिकार परीक्षा उच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार नहीं होगा, अपीलीय क्षेत्राधिकार नहीं होगा, प्रकाशीय क्षेत्राधिकार नहीं, बल्कि यहाँ पर डी हो जाए, नन ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो अब रहा सवाल कि किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा रीट क्षेत्राधिकार क्या होता है, रीट जो जारी होता है ना उस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन आपका सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं। उपराष्ट्रपति का जो है मतदान करने का अधिकार नहीं, क्योंकि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। हाँ, उसे सिर्फ सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार है, ठीक है, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका गलत स्टेटमेंट आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत धन का समान वितरण किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अनुच्छेद 39 का ख। याद है अनुच्छेद 39 का ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाए, यानी 5 तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। जन्म से, वंश परंपरा द्वारा,
देशीय करण द्वारा, पंजीकरण द्वारा और भूमि विस्तार के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा कनाडा देश। याद रखिए कनाडा देश से लिया गया। इसके अलावा अगर बात किया जाए अपशिष्ट शक्तियाँ और संघीय व्यवस्था और राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये सभी का सभी जो कनाडा से लिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है श्रमिक संघ एवं फौजदारी किस सूची का विषय है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा ये समवर्ती सूची का विषय। याद रखिएगा समवर्ती सूची का विषय। पहले समवर्ती सूची में कितने विषय था? तो 47 था, लेकिन अब कितना हो गया? तो 52 हो गया। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं? देखिए वोट देने का अधिकार पूछा गया आपसे महान्यायवादी का। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अनुच्छेद 88 के तहत भारत के महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है। अब महान्यायवादी जो है किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो याद रखिए 76 अनुच्छेद के तहत, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन 88 अनुच्छेद के तहत उसे मत देने का अधिकार नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। यानी संविधान, सबसे पहली बात याद रखिएगा कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है, लोकसभा का अध्यक्ष अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख किया गया। लोकसभा का अध्यक्ष जो है लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेता। किस रूप में? लोकसभा का सदस्य के रूप में शपथ लेता, न कि अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है वर्तमान में केंद्रीय निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा यानी 3। याद रखिएगा 3 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता है भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों का कौन सा वरीयता क्रम आपका गलत बताना है? तो यहाँ पर देखा जाए तो सभी का सभी आपका क्या है यहाँ पर सही है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। पहला स्थान किसका आता है? प्रेसिडेंट का आता है, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्य के राज्यपाल, उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति, ये सब आते हैं। तो यहाँ पर देखा तो सभी का सभी ऑप्शन आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 कहता है येलो बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए ये फ्रांस की। कहाँ की है? फ्रांस की। अगर आपसे पूछा है ग्रीन बुक कहाँ का? तो इटली और ईरान का। ऑरेंज बुक कहाँ का है? तो नीदरलैंड का। और ग्रे बुक कहाँ? तो बेल्जियम और जापान का। क्वेश्चन 42 कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कितने देशों ने प्रतिनिधि ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा यानी 50। कितने थे? 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? अभी याद रखिए 24 अक्टूबर 1945 की इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43 कहता है कि वायुसेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिमी कमांड पूछा तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा ये नई दिल्ली में है। अब भारतीय वायुसेना को 7 कमांड में विभाजित किया गया है। पश्चिमी कमांड कहाँ है? नई दिल्ली। अब पूर्वी कमांड कहाँ है? तो शिलोंग। याद रखिएगा शिलोंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है कि राधा रेड्डी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाए यानी कुचिपुड़ी से। याद रखिएगा कुचिपुड़ी। कमेंट सेक्शन में बताइए कुचिपुड़ी जो किस राज्य का लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 कहता है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए किस वर्ष अरुंधति राय को मान बुकर पुरस्कार दिया गया? तो यहाँ पर देखा तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनको दिया गया था कब? तो 1997 में। याद रखिएगा 1997 में। मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो ये भी याद रखिएगा 1969 में मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत किया था। और किस क्षेत्र में दिया जाता? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे बड़ा पुरस्कार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 46 कहता है पाखल वन जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? आपसे पूछा जाएगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये कहाँ है? तो तेलंगाना में। याद रखिए ये कहाँ है? तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष किया गया था। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए 1964 में। याद रखिएगा 1964 में इसको प्रकाशित किया गया, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 कहता है कि जैव विविधता में परिवर्तन होता है, जैव विविधता में परिवर्तन होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होता है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, यानी भूमध्य रेखा पर बढ़ती तब क्या होता है, जैव विविधता में क्या होता है, परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 कहता है पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का, याद रखिए कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। आप लोग को पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस में कौन कौन से आते हैं, तो जलवाष्प आता है, जलवाष्प होता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, मीथेन आता है, उसके बाद आता है नाइट्रस ऑक्साइड आता है, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है। तो ये सब जो है प्रमुख ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आते हैं, जो याद रखिएगा एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि ऑप्शन देकर इसमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है या नहीं। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग को ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत जो जो आते हैं आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 50 कहता है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, बताइए इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखा है तो डी आपका सुमेलित नहीं। कंचनजंगा जो हिमाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि कहाँ, ये सिक्किम में, कहाँ है, सिक्किम में। बाकी सिमनी मणिपाल ये उड़ीसा में है, नोकरे की मेघालय में है, अगत्य मलाई ये कहाँ है, केरल में है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 करता है हृदय मांसपेशी को कहते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा मायोकार्डियम कहता है। क्या कहता है, मायोकार्डियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52 कहता है कि प्रोप्रियोसेप्टी न्यूक्लियोमस्कुलर फैसिलिटेशन, इसको पीएनएफ तकनीक संबंधित है, तो बताना है किससे संबंध है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा शरीर के लचीलापन से, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 कहता है निम्नलिखित में कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। ठीक है, तो बताइए। तो देखिए बी और सी जो है जल में घुलनशील है, ये वसा में घुलनशील नहीं है। तो आपसे पूछा कि वसा में कौन नहीं है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है, विटामिन बी जो ये जल में, ये वसा में घुलनशील नहीं है। बाकी ए, डी, ई और के जो है ये सब वसा में घुलनशील है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता मानव शरीर की अस्थियां किस आधार पर वर्गीकृत की जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा परिमाण और आकार के आधार पर वर्गीकृत की जाती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 कहता है कौन सा ऊतक शरीर का संरक्षण कार्य करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा एपिथेलियमी ऊतक। याद रखिए एपिथेलियमी ऊतक जो है शरीर का संरक्षण का कार्य करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आप प्यारा सा क्वेश्चन बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। पौधों में किस हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा ऑक्सिन। याद रखिए ऑक्सिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सिन की खोज किसने किया था, तो 1880 में डार्विन ने किया था। किसने किया, तो डार्विन ने किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जिब्रेलिन्स लिखा। जिब्रेलिन्स क्या होता है, ये एक ऐसा हार्मोन है जो बौने पौधों को क्या कर देता है, लंबा करने का काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 57 कहता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के संबंध में कौन कथन आपका सत्य ये बताना है। पहला दे रखा है इसकी कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज की बनी होती नहीं, इसकी कोशिका भित्ति जो होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, नहीं होता है। इसमें केंद्रक और केंद्रिका की अनुपस्थिति नहीं होता है, अनुपस्थिति नहीं होता है, इसका मतलब अनुपस्थित होता नहीं। ये भी स्टेटमेंट आपका क्या गलत है। यानी केंद्रक और केंद्रिका क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी कहता है इनमें कोशिका विभाजन जो है विखंडन अथवा मुकुलन द्वारा होता है। हाँ ये स्टेटमेंट सही है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, विखंडन और क्या होता है, मुकुलन द्वारा क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता है। तो यहाँ पर ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 कहता है कि टेरिडोफाइटा पौधे के अंतर्गत आते हैं। बताना है कि टेरिडोफाइटा पौधे के अंतर्गत आते हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा मार्सिलिया और फर्न जो है ये टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। और साथ से भी आते हैं टेरिडोफाइटा में क्या संवहन ऊतक पाया जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक होता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में क्या होता है, संवहन ऊतक नहीं होता, लेकिन टेरिडोफाइटा में क्या होता है, संवहन ऊतक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 कहता है कि लाइपेज नामक एंजाइम स्रावित होता है। लाइपेज जो आपको बताना है ये कहाँ से स्रावित होता है।
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तब होता है इसका कहाँ से स्रावित, याद रखिएगा, इसका स्रावित जो अग्न्याशय से होता है, कहाँ से होता है, अग्न्याशय से होता है। लाइपेज के अलावा और क्या क्या होता है, ट्रिप्सिन और एमाइलेज भी जो है इसका स्राव जो है अग्न्याशय से होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 कहता है कि शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, यानी दोनों को प्लस कर दूं तो दोनों को प्लस करने से क्या बनता है, लाइकेन बनता है। ठीक है, जिसे कहते हैं क्या कहते हैं कि शैवाल और कवक जो है एक सहजीविता, मतलब दोनों को दूसरे से क्या होता है, फायदा होता है। जहाँ कवक शैवाल को सुरक्षा प्रदान करता है, वहीं शैवाल कवक को क्या करता है, भोजन प्रदान करता है। तो दोनों को एक दूसरे से क्या होता है, फायदा होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सहजीविता हो जाएगा, यानी आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। परजीविता किसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, एक को लाभ होता है दूसरे को हानि होता है, उसको हम बोलते हैं परजीविता बोलते हैं। और सबभोजिता क्या होता है, जिसमें एक को तो लाभ होता है और दूसरों को क्या होता है, न लाभी होता है और न हानि होता, मतलब अप्रभावित होता। तो ये सब डेफिनेशन जो आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61, क्वेश्चन नंबर 61 कहता है निम्न में कौन सा एक अलोह धात्विक खनिज है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाए, यानी कोबाल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 कहता है नाभिक रिएक्टर में नाभिक विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतः प्रयोग किए जाने वाले तत्व कौन सा, मतलब एक फ्यूल का काम कौन करता है यहाँ पे। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। याद रखिए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा और भी जैसे थोरियम भी होता है, प्लूटोनियम भी होता है। तो ये सब भी नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 कहता है कि एक हाइड्रोजन जिनमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंधन है, मतलब दो कार्बन परमाणु जो डबल बॉन्ड से बंधा हुआ है, ऐसे बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे एल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। एल्केन में क्या होता है, दो कार्बनों के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। एल्काइन में क्या होता है, दो कार्बनों के बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये सब डेफिनेशन याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 कहता है कि सोना को घोला जा सकता है, किस में घुलता है। तो इक्वारिजिया नाम सुने, इक्वारिजिया जो उसमें क्या होता है, सोना जो है घुल जाता है। तो इक्वारिजिया किसको बोलते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिश्रण को क्या बोलते हैं, हम इक्वारिजिया कहते हैं। इसमें हाइड्रोक्लोरिक 3 भाग होता है और नाइट्रिक एसिड क्या होता है, 1 भाग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65 कहता है पीतल निम्न में से किसका मिश्रण, पीतल जो निम्न से किसका मिश्रण है, जिसमें क्या होता है, कॉपर प्लस जेडन होता है, यानी कॉपर प्लस जिंक होता है। ठीक है, कॉपर कितना परसेंट होता है, 70%, और ये कितना परसेंट होता है, तो 30%। तो यहाँ पर देखिए कॉपर जिंक कौन सा ऑप्शन में है, यानी तांबा और जस्ता। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 कहता है कि एक जेटा बराबर क्या होता है, एक जेटा बराबर क्या होता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर सी यानी 10 टू द पावर आपका 21 होता है। कितना होता है, 21 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 कहता है बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि होता है, तो इससे क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि अत्यंत शुष्क मौसम होता है। ठीक है, लेकिन अगर अचानक गिरता हो तो आंधी तूफान आने की चांसेस होता है, लेकिन जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो बारिश होने की संभावना होता है, लेकिन जब धीरे धीरे ऊपर ग्रेजुअली जो है राइज होता है तो दिन साफ होने की संभावना होता है। और एक नया चीज़ यहाँ पर आ गया है कि अचानक सडनली क्या होता है, राइज होता है, तो अत्यंत शुष्क मौसम होने की संभावना होता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 68 कहता है निकट स्थित दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69 कहता है कि इंद्रधनुष, उसके बाद डैश दे रखा के कारण होता है। तो देखिए इसमें परावर्तन अपवर्तन दोनों होता है, यानी 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, यानी परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। ठीक है, इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं, याद रखिए इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्राथमिक इंद्रधनुष और सेकेंडरी इंद्रधनुष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70 कहता है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन का नियम आइंस्टीन ने नहीं किया बल्कि स्नेल ने किया। किसने, स्नेल ने किया। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाए, बाकी सभी आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 कहता है केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताएं अपनाई गई, जिसे क्या नाम दिया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा,
सप्तर्षि इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 72 कहता है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय घाटा यानी जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमान लगाया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 5.9%। याद है 5.9% इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार में कितना बिलियन डॉलर आयात रहा है। तो बताइए 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा 551.7 बी डॉलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 कहता है कि आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र से आया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र से सबसे ज़्यादा आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए, क्योंकि जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तभी मिलेगा जब वीडियो को आप नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 75 कहता है कि जातीय आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में किस जाति की संख्या सर्वाधिक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा यादव वंश। याद रखिए यादव का, ठीक है, कितना है 14.26%। 14.26% इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76 कहता है कि दिसंबर 2022 में भारत के चेन्नई तट पर आए मेड्यूस तूफान का नामकरण किस देश द्वारा किया गया था। बताइए इसका राइट आंसर। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यूएई के द्वारा किया गया था। याद है यूएई के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 77 कहता है G20 ने शेरपा की पहली बैठक दिसंबर 2022 में कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये उदयपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, उदयपुर में हुआ था। जबकि श्रम एवं रोजगार कार्यक्रम समूह की पहली बैठक कहाँ हुआ था, ये जोधपुर में हुआ था। और दोनों कहाँ का कहाँ, दोनों राजस्थान ही राज्य में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 78 कहता है कोवैक्स नामक वैक्सीन का निर्माता कंपनी कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 79 कहता है कि वन वेब इंडिया 2 उपग्रह को किस प्रक्षेपण या यान द्वारा कक्षा में स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, LVM-M3 के द्वारा किया गया था। ठीक है, इस मिशन में के तहत 36 उपग्रह को उनकी कक्षाओं में स्थापित किया गया था। तो 79 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 80 कहता है निम्नलिखित में किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत की गई है, यानी किया गया, ये बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी भारतीय सेना के द्वारा किया गया। याद रखिए भारतीय सेना के द्वारा शुरुआत की गई। भारतीय सेना के द्वारा इसका उद्देश्य क्या है, तो जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और LOC के आसपास के क्षेत्रों में लोगों को क्या करना, मदद करना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 81 कहता है कि भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्रफल वाले राज्य बताएं। सबसे ज़्यादा किस राज्य में वन है। तो आपको राइट आंसर आपको पता ही होगा, पहले से पढ़े होंगे। तो मध्य प्रदेश का राइट आंसर, जो पहले भी अभी मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 82 कहता है रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी ये कर्नाटक में। कहाँ है, तो ये कर्नाटक में है, जिसे अगस्त 2022 में रामसर स्थल में शामिल किया गया था। अभी भारत में 2023 तक कितने रामसर स्थल है, तो याद रखिएगा 75 है। कितना है, 75। और किस राज्य में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है, तो तमिलनाडु में। कितना है, तमिलनाडु में। और कितना, तो 14 है भी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 कहता है मैंग्रोव की प्रजातियों के लिए एक जीन बैंक नर्सरी खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार द्वारा की गई। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए, उड़ीसा के सरकार द्वारा की गई। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 84 कहता है कि अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भारत के किस देश के साथ किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए, मैक्सिको इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब किया गया था, 2023 में। कौन सा महीना, तो मार्च में। याद रखिएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 85 कहता है कि वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा डॉक्टर सुमन के बेरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर वही हम बात करते हैं नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर वही हम बात करें अनिल कुमार लोहाटी जो है ये क्या है? तो याद है रेलवे बोर्ड के सीईओ है और अध्यक्ष भी हैं। तो राइट आंसर आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ए होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 86 कहता है शरद यादव जिनकी मृत्यु 12 जनवरी 2023 को हुई, इनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य? ये पर पूछा गया कौन सा कथन आपका सत्य है। तो देखा जाए तो यहाँ पर वे 7 बार लोकसभा के सदस्य रहे, भी सही है। वे 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, ये भी सही है। वे जनता दल यूनाइटेड के पहले अध्यक्ष रहे, भी सही। तो राइट आंसर यहाँ आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 87 कहता है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा यानी चौथा स्थान था। अगर पहला स्थान किसका? तो अमेरिका का। और टोटल कितने देश इसमें हैं? तो 145। और सबसे लास्ट में कौन है? तो भूटान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 88 कहता है कि हाल ही में किस राज्य से संबंधित गमोछा यानी गमछा को GI टैग दिया गया? तो बताइए किसको टैग मिला है ये? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा यानी असम को मिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89 कहता है कि फोर्ब्स द्वारा दुनिया के 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा यानी 6 भारतीय महिला को शामिल किया गया था। इस सूची में पहले स्थान पे कौन है? तो याद रखिए उर्सुला वान डेर लेयन जो यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 कहता है वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित किया? देखिए पद्म विभूषण पूछा गया 2023 में कितने लोगों को सम्मानित किया गया? तो याद रखिए 6 लोगों को सम्मानित किया गया। टोटल पुरस्कार कितना दिया गया था? तो 106। याद रखिए 106 दिया गया था, जिसमें से 6 आपका पद्म विभूषण हो गया और पद्म भूषण हो गया 9 और पद्म श्री दिया गया है 91। तो याद रखिएगा 6, 9, 91 यही आपका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। अब वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 91 कहता है कि 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका डी हो जाए उपयुक्त में से सभी को। सोथियारा छिप को भी दिया गया है, बर्नार्डे जे मैड्रिड को भी दिया गया है, आतदासी हटोरी को भी दिया गया, तो उपयुक्त में से सभी। तो 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है इसमें 4 व्यक्ति को दिया गया। किसको दिया है? 4 व्यक्ति को दिया गया है। ठीक है, तो एक और 3 तो यहाँ लिखा हुआ, एक और हो गया गैरी बेन चेगिव, याद रखिएगा जो इंडोनेशिया के हैं। ठीक है, तो 4 व्यक्ति को दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 कहता है कि मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना का संबंध किस राज्य से है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हुआ, किस राज्य से इसका संबंध है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 कहता है कि परीक्षा सगम पोर्टल निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा CBSE के द्वारा ये जारी किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 94 कहता है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा मेघनाथ देसाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए मेघनाथ देसाई जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन में यहाँ पर 95 कहता है भारत सरकार द्वारा पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा ये पुणे में स्थापित किया। कहाँ किया गया है? तो ये पुणे में स्थापित किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए यहाँ से आपका मैथ स्टार्ट होगा। चलिए मैथ को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 96 कहता है मैथ दे रखा है, सिर्फ इसमें 5 क्वेश्चन मैथ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 96 कहता है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 8 घटाने पर शेष बची संख्या इतना में से प्रत्येक से पूर्णतः क्या हो जाए? विभक्त हो जाए। तो देखिए करना क्या, अभी चारों को एलसीएम निकालिएगा और 8 को क्या कीजिएगा? ऐड कीजिएगा, या ऑप्शन से, हम तो बोलेंगे कि ऑप्शन से बनाइए। क्या करना है आपको? देखिए 8 को क्या कीजिए? माइनस कीजिए सब में से। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लाए, अगर हम दोनों में 8 से माइनस करते हैं
तो यूनिट डिजिट क्या आएगा यहाँ पर, जीरो नहीं आएगा, क्योंकि जीरो आएगा तभी 20 से कटेगा। तो ये दोनों में शुरू में जीरो नहीं आएगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये दोनों खत्म हो गया। यहाँ देखिए 728, यहाँ पे 368 है। अगर यहाँ पर मैं 8 को माइनस करता हूँ पहले इसमें तो 720 होता है, इसमें अगर हम 8 को माइनस करता हूँ तो 360 होता है। बस अब यही दोनों को चेक कर लीजिए। तो देखिए 20 से कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा ये, ठीक है। लेकिन इसको चेक कीजिए, ये 16 से नहीं कटेगा। तो बचा कौन यहाँ पर आपका, यही बचा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 728, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो फिर क्या कीजिए, आप इसको एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम लेने के बाद 8 को ऐड कीजिएगा तो राइट आंसर आपका यही आ जाएगा। तो हम तो बोलेंगे कि जब इस तरह क्वेश्चन मिले तो ऑप्शन से बनाना सीखे, ठीक है, क्योंकि कम समय आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 97 कहता है, 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुआ, ठीक है। कुल मत कितना है, 15,200 है। 15% मत क्या अवैध घोषित कर दिए गए हैं। दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, आपसे पूछा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है, पहले हम 15,200 का उसमें से वैध निकाल लेते हैं। 15,200 हो गया, इसमें से वैध इतना फोकस हो गया तो सही कितना हुआ, 85%। 85 बटे कितना, 100। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, 12,920 आएगा। अब देखिए यहाँ पर पहले उम्मीदवार को 55% मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा, तो 100 में से 55 माइनस कीजिए यानी 45। तो 45% का निकाल लीजिए कितना होगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया। इसको काटिए 5 से 2 बार में, इसको 5 से 9 बार में। 2 से काटिए यहाँ पर 6 आएगा और उसके बाद 4, उसके बाद 6 आएगा। तो 4 6 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 15,814 आएगा, ये दूसरे उम्मीदवार को आएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बना देने, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 का क्या होगा। क्वेश्चन मार्क के जगह पे बताने हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए कैसे बनाने हैं। पहले 4, 11, 30। आप रिलेशन देखिए कैसा रिलेशन यहाँ पर दे रखा है। हम क्या करते हैं, 1 का क्यूब आप प्लस 3 ऐड कीजिए। तो 1 का क्यूब कीजिएगा तो 1 और 3 ऐड कीजिए कितना होगा, 4, ठीक है। फिर आप क्या करना, अल्टरनेट करने हैं। 3 का क्यूब फिर उसमें 3 ऐड करना, तो कितना हो जाएगा आपका 30। उसी तरह से 4 को करेंगे तो ये मिलेगा, 5 को करेंगे तो ये मिलेगा। तो नेक्स्ट वाले में क्या, 6 का क्यूब करेंगे और उसमें 3 ऐड करेंगे। 6 का क्यूब करेंगे कितना आएगा आपका, 216 आएगा और उसमें 3 ऐड करेंगे तो 219। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 देखिए कहता है आपको क्या, यहाँ पर आपको खाली जगह इसको भरना है, ठीक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिए कुछ नहीं, यहाँ पर क्या है, इसको आप ऐड कीजिए। ऐड कीजिए कितना होगा, 86। इसको हाफ करके -1 कर दीजिए। तो हाफ कीजिए कितना होगा, 43। 43 में से एक गया 42, ठीक है। उसी तरह से इसको ऐड करें कितना होगा, 28। 28 का आधा कितना होगा, 14। 14 में से एक गया 13 भी हो गया। उसी तरह से दोनों को ऐड कीजिए तो कितना होगा आपका, 62 आएगा। 62 का आधा कितना होगा, 31। 31 में से एक गया तो 30, यानी राइट आंसर आपके यहाँ पर पी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 100 कहता है कि एक समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री है। तो इस बहुभुज का भुजाओं की संख्या पूछा जाए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 360 बटे क्या हो जाएगा, एंगल हो यानी बाया एंगल। तो 40 को चेक कर दीजिए, ठीक है। जब आपको एंगल पूछेगा, बाया एंगल पूछेगा तो एन यहाँ आ जाएगा, और जब साइड पूछ रहा तो एंगल नीचे आ जाएगा। तो काटिए इसको तो 9। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो गया, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमने आप लोग के साथ 100 MC को डिस्कस किया हूँ, जो आप लोग को बेहद पसंद आएगा, ठीक है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।